हमने पीडीएफ अपनी सेव की थी यहाँ पे फाइल, हम उसी को ओपन करते हैं। लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? एनी आइडिया? नो सर, व्हाई नॉट सर? लोकल की फाइल ये रही ना, केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना? ये किया था हमने लास्ट, है ना? ठीक है। और फिर हमने इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोवैलेंट डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, फिर हम आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और फिर हम ये लास्ट हमने यही डिस्कस किया था, है ना? चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बेस लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो बॉन्डिंग है, बेसिकली होती क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को आपस में बांध कर रखती है। और इसी फोर्स की वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं से हमारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, बायोमोलिक्यूल से हमारे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनल से सेल बनती है, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में इस बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी छोटी चीज नहीं है कि हम ऐसे ही स्किप कर देंगे। तो बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बट हमें बॉन्डिंग की जरूरत क्यों है भाई? बिना बॉन्डिंग के तो कोई रह ही नहीं सकता। आजकल तो हर किसी को बॉन्डिंग की जरूरत है, क्योंकि बॉन्डिंग हमें क्या करती है? स्टेबल करती है ना? हमें हमें कोई दुख हो गया है, कोई परेशानी होगी, तो हम कोशिश करते हैं ना कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर करें। और शेयर किसके साथ करेंगे? जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग होगी। और सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसके साथ तुम्हारी एक ऐसी बॉन्डिंग हो कि तुम चीजें अपनी शेयर कर सको, तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग और रिलेशन में बॉन्डिंग सारी जगह जरूरत है। तो बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए एक स्टेबल लाइफ। जब हमें स्टेबल लाइफ चाहिए तो हम भी किस चीज से बने हुए हैं? एलिमेंट से ही तो बने हैं। और एलिमेंट्स किस चीज से बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमारे एलिमेंट्स को क्यों नहीं चाहिए स्टेबिलिटी? तो वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप को बॉन्डिंग प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं। बट बात ये आती है कि ये बॉन्डिंग प्रोसेस कैसी है? क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये प्रोसेस होती है हमारी एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली जब भी हम कोई रिश्ता बनाते हैं या कोई भी चीज तैयार होती है तो उसमें इंसान अपना टाइम लगाता है, बहुत सारी चीजें लगाता है, अपनी लाइफ खपा देता है। खपा देता है या नहीं खपा देता है? तो उस दौरान क्या होता है बेटा? चीजें रिलीज, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के टर्म में बात करें तो हीट रिलीज हो रही है। तो कोई भी बॉन्डिंग होगी तो वो हमेशा कैसी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होने वाली है। ठीक है, सिमिलरली जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां पर भी हम अपना टाइम डिक्रीज करते चले जाते हैं, है ना? चीजें रिलीज हो रही है, टाइम रिलीज करते जा रहे हैं, हम अपने फीलिंग्स रिलीज करते जा रहे हैं, और अपने जो थॉट्स हैं, अपने डिप्रेशन से उसको भी रिलीज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या हो रही हैं? रिलीज हो रही है। तो प्रोसेस कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। अब ये तो पता चल गया कि बॉन्डिंग तो होगी ही होगी, और बॉन्डिंग कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो ये बॉन्डिंग होती कैसे है? इसमें हमारे पास चार थ्योरीज हैं जो हमने पढ़नी। ठीक है, नंबर वन, इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे हम कोसल लुईस अप्रोच भी कहते हैं, जिसे हम ऑक्टेट थ्योरी भी कहते हैं, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आगे बैठ जाए, वो हिल जाएगा बेंच। हाँ हाँ, उधर उधर हो जाइए। हाँ ठीक है, मेरा बैग नीचे रख दो। चलो, कोसल लुईस अप्रोच या ऑक्टेट थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम मौत को छूके वापस आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देन देन शुरुआत करते हैं आज हम इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी से। इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी कोसल लुईस अप्रोच की थ्योरी है, और कोसल लुईस ने कुछ बातें बताई हमें। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं एज कंपेयर टू कोई विदेश में रह रहा है उससे, या कोई हमसे 5 गली दूर रह रहा है उससे, और एज कंपेयर टू जो अदर स्टेट में रह रहे हैं उनसे।
है ना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमें से किसी को दुख हुआ क्या? भाई दुख क्यों क्यों होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है सच। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ होगा बताओ? राहुल गांधी, क्योंकि वो उसके जस्ट करीब है, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था और मोदी जी भी। अब मोदी जी बन गए, वो रह गए, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? राहुल गांधी। हम नहीं है दुखी, ठीक है। अनंत अंबानी कह रहा हूं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है। तो ये तो हमारे मुकेश अंबानी है ना, जो करोड़ बहुत महंगे वाले हैं, अमीर जो हैं। हाँ, तो मुकेश अंबानी इतना अमीर इंसान है, मेरे को आज तक जलन नहीं हुई इस चीज से। बट सबसे ज्यादा कौन जलता है उससे? अनिल अंबानी, उसका भाई। समझ रहे हो? उसने अपने बेटे की शादी में 9,000 कितने करोड़ रुपए लगा दिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आवर फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक। लेकिन अनिल अंबानी हद से ज्यादा दुखी, 9,000 करोड़ रुपए लगा दिए इसकी शादी में, है हिलाना जा रहा है इससे, मेरे को दे देता, मैं थोड़ा कंपनी वंपनी में लगा लेता, है डिफॉल्टर हुआ घूम रहा हूं मैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कौन ज्यादा दुखी होता है? जो नियर बाय होता है। सिमिलरली कोस्टल लुइस ने भी यही देखा कि भाई हर एक एलिमेंट एक्चुअल में क्यों ऐसा कर रहा है, बॉन्डिंग क्यों बना रहा है। तो इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी करी और देखा पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऐसा है जो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता, और वो था नोबल गैसेस। इसने देखा भाई इनमें ऐसी क्या खास बात है, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये किसी से इंटरेक्शन नहीं रखते, सबसे ज्यादा स्टेबल है। कोई इनको गाली दे तब भी कुछ नहीं कहते, कोई इनको मारे तब भी कुछ नहीं कहते, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा। तो इन्होंने पता लगाया भाई इसके पीछे तो कहानी है इनके ऑक्टेट की, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बेटा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। किनका? नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया तो क्या पता लगाया गया कि इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मिले कितने बेटा? 8। कितने मिले? 8। और इन्हीं की वजह से इनके क्या थे? ठाट। 8 की वजह से क्या थे? ठाट। और जिसके ठाट होते हैं उनको किसी से पंगे लेने की जरूरत होती है क्या? नहीं। आज मेरे पास एक थार गाड़ी हो, है, जेब में 15-20 लाख रुपए कैश पड़ा हो, है, और वो जो उसका डैशबोर्ड होता है उसमें 50-60 लाख रुपए पड़े हो, ठीक, और अकाउंट में 4-5 अरब रुपए हो, यहां खड़ा हूंगा क्या मैं? फिर मजे नहीं करूंगा? हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, कोई पंगा ही नहीं है किसी से भाई, ठीक है। गाड़ी ठुक भी गई तो कोई बात नहीं भाई, यहीं खड़ी कर देता हूं, दूसरी ले आऊंगा। इतना पैसा, बेतहा पैसा, समझ रहे हो? इतना सारा पैसा, ये है नोबल गैसेस वाली कंडीशन कि पंगा ही नहीं लेना किसी से, अपना स्टेबल रहना है। क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो हर एक एलिमेंट जो है वो इन्हीं से परेशान था। कौन कौन? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबने देखा भाई हम पूरे दिन लगे पड़े रहते हैं, मेटल्स कहते हैं हम भैया पूरे दिन ये ढूंढते रहते हैं कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसको हम अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ा दें, और नॉन मेटल इसलिए घूमते रहते हैं भाई कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे दे। हम तो पूरे दिन परेशान रहते हैं, नोबल गैसेस के साथ कुछ नहीं हो रहा। तो पता चला भाई नोबल गैसेस इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, उनका कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहती हैं, क्योंकि ये दोनों ही इसके क्या हैं? पड़ोसी हैं। समझ लो ये हमारे मुकेश अंबानी और ये इधर अनिल अंबानी। तो ये भी कैसा बनना चाहेंगे? मुकेश जैसा ही बनने चाहेंगे ना, हाँ या ना? समझ रहे हो? तुम अपनी क्लास में किस जैसा बनना चाहोगे? जो टॉपर होगा उस जैसा बनने की कोशिश करोगे, हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट बराबर वाली क्लास में कौन टॉपर है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एल्कली और एल्कलाइन मेटल, और इधर नॉन मेटल्स ग्रुप 13 से लेकर 17 तक सबके सब अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाना चाहते हैं? नोबल गैसेस जैसा बनाना चाहते हैं। समझ में आई बात? हीलियम जैसा कौन बनना चाहता है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है। लिथियम भी हीलियम जैसा बनना चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिमिलरली जो जिस ग्रुप में है, जैसे नियोन है, ये नियोन के पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब कोशिश क्या करेंगे कि हम नियोन जैसे बन जाए। सोडियम है, सोडियम पे कैसा बनना चाहता है? नियोन जैसा बनना चाहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर एक एलिमेंट अपना नोबल गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है।
अब इसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या करते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करते हैं तो जो ये बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, और आयंस इन्वॉल्व होने की वजह से जो बॉन्डिंग बनती है उसे आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और जहां वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, और जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक। अब यहां पर अगला जो एक इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली बेटा रिप्रेजेंटेशन होती है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। अब सर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे। इनके नीचे जो एलिमेंट्स होंगे उनका भी सेम ही होगा। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स का याद कर लो, बाकी सबका अपने आप ही याद हो जाना है। ग्रुप सेकंड कह रहा हूं, सॉरी पीरियड सेकंड, पीरियड सेकंड। देन चलिए, तो अब हम यहां पर बॉन्डिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग कितने तरीके की होती है। बॉन्डिंग होती है हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कौन सी, आयोनिक बॉन्डिंग। अब आयोनिक बॉन्डिंग कैसे बन रही है बेटा, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। बट खास बात यहां पर ये याद रखनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनिक बॉन्डिंग को प्रेफर करते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि किन के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग बनेगी, किन के बीच में कोवेलेंट और किन के बीच में कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसको सस्पेंस में रहने दो। आओ अब याद रखना, गुड्डू ध्यान दे ले इधर। हमारे पास दो वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी हुई है, एक है आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे मान लो मेरे को बॉन्ड बनाना है, मान लो एक ए एलिमेंट और बी एलिमेंट है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है और बी इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा ना कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तो फट से पकड़ लियो, तो फट से पकड़ लियो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने झट से पकड़ लिया, और सोडियम ने फिर गाना गा दिया, क्या, चुरा के इलेक्ट्रॉन मेरा क्लोरिया चली। बढ़िया था, चलो ओके मूव ऑन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया, सोडियम के घर से निकलकर कहां चला गया, क्लोरीन के घर चला गया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है और सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्यों, क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। तो ये दो मेन कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग, वो भी आयोनिक बॉन्डिंग। अब यहां पर क्लोरीन सोडियम का क्या बन गया, कैटायन, और क्लोरीन का क्या बन गया, एनायन, क्लोराइड। दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन। गुड, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसी टर्म को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी। इस टर्म को जो सीख जाएगा पेपर में 2 नंबर पक्के कर जाएगा। टर्म क्या बोली सर ने, लैटिस एंथैल्पी। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, जहां को जे बिना पता हो तो एंथैल्पी होती का है, क्या होती है एंथैल्पी। लियो, आधे घंटे से तुम भी गर्दन हिला रहे, पर तुम्हें भी ना पता हो एंथैल्पी का होती है। जबकि हम बताए रहे एंथैल्पी होती है हीट का, होती हीट कंटेंट। जे सिंपल भाषा में बात करें तो हीट होती है, क्या होती है बेटा, हीट। लैटिस एंथैल्पी यानी कि लैटिस हीट। अब ये है क्या चीज, जब एक कैटायन एक एनायन आपस में जुड़ जाए और एक मोल आयोनिक कंपाउंड बनाए, उस दौरान जितनी भी हीट निकल जाए वही हीट लैटिस एंथैल्पी कहलाए। बोलो हाँ या ना, धन्यवाद। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द एनर्जी और हीट released when 1 mole of ionic compound is formed
फ्रॉम इट्स सेटायन एंड एनियन। समझ रहे हो? सेटियन और एनियन से जब कंबाइन होकर एक मोल कंपाउंड बनेगा, ये नहीं बोलना है कंपाउंड कितना बनना है, एक मोल। किसका? आयोनिक कंपाउंड का। उस दौरान जो भी हीट रिलीज होगी उसी को क्या कहेंगे बेटा? लैटिस एंथैल्पी। और जब लड़का हीट रिलीज कर रहा है तो हीट कैसी होगी? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। अब अगली बात को बहुत ध्यान से सुनना, हायर द लैटिस एंथैल्पी मोर विल बी द स्टेबल आयोनिक कंपाउंड। जितनी ज्यादा हीट निकलेगी कंपाउंड के बनते वक्त, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। और अगर गलती से किसी की लैटिस एंथैल्पी क्या आ गई? पॉजिटिव बनते वक्त, तो वो उतना ही कम होगा स्टेबल। उतना ही कम क्या होगा? स्टेबल। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? सिंपल सी भाषा में बात करें, बहुत सिंपल सी भाषा में सुनना गुड्डू, जितना सीरियसली आप रिलेशनशिप में होगे उस रिलेशनशिप से निकलना उतना ही मुश्किल। जितना सीरियस दोनों तरफ से होंगे रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। उस रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। और एक मान लो एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ से एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और वो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो रिलेशनशिप भी क्या होगी? अनस्टेबल होगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। और दोनों ही सीरियस ना हुए तो जैसे सोडियम कह दे अड़ जाए, सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी मान लो बहुत ज्यादा है, अड़ गया, मैं तो नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं तो नहीं दे रहा अपनी फीलिंग्स। उधर से क्लोरीन के अपन को कदर नहीं है फीलिंग की। तो जब फीलिंग की एक्सचेंज नहीं हो रही, रिलेशन यानी कि यहां पे रिलेशन किस चीज का है? इलेक्ट्रॉन का। वहां पे रिलेशनशिप किस चीज का होता है? फीलिंग्स का, है ना? तो अगर फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही है तो रिलेशनशिप विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सचेंज नहीं हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन रेडिली गेन करे, तब भी बॉन्डिंग वीक रहेगी। समझ गए? तो लेटेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई नेगेटिव। और लेटेस्ट एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए? हाई नेगेटिव। ऑल दीज थ्री कंडीशन विल फेवर द आयोनिक बॉन्डिंग। डन? इतनी बात समझ में? चलो, इसके बाद अगली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर तो और भी ज्यादा ध्यान देना है। पॉइंट हम क्या लिखेंगे? लेटेस्ट एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब मान लो मैंने क्या कहा, मेरे पास सोडियम का एक क्या है बेटा? कैटायन, और यहां पर ये गैसीय स्टेट में, और इधर मेरे पास क्या है? क्लोराइड का एक आयन, और ये दोनों क्या हो गए बेटा? कंबाइन हो गए। क्या हो गए बेटा? कंबाइन। कितने मोल कंपाउंड बना? एक ही मोल कंपाउंड बना। इस दौरान जो भी हीट रिलीज होगी दैट हीट वुड बी, ये होता है 788 किलो जूल पर मोल के आसपास। इतनी हीट रिलीज होती है जब एक मोल हमारा नमक का बन जाता है, सॉल्ट का बन जाता है। कौन सा सॉल्ट? NaCl, देश का नमक, टाटा नमक। ठीक है? तो अब मैं अगली चीज जो डिस्कस करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, वो ये है सेल्सुलेशन। सेल्सुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। हम लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? लैटिस एंथैल्पी के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट मेथड, नो डायरेक्ट मेथड इज अवेलेबल। तो क्या सिर्फ छोड़ दें इसको? नहीं, इनडायरेक्ट है ना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करते हैं, तो यहां पे भी उंगली हम टेढ़ी करेंगे, और उंगली को जब हम टेढ़ी करेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक का नाम है बॉर्न हैबर। बचपन में क्या चलाई थी? साइकिल। तो नाम क्या है? बॉर्न हैबर साइकिल। अब ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? इट इज द इन डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द, सुनते जाना, कैलकुलेट द लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी। बट ये बॉर्न हैबर साइकिल कैसी होती है? ये बॉर्न हैबर साइकिल बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन, सांप कैसी आवाज निकालता है? यहां पे भी वही साउंड आएगी, बहुत लेम है, समझ लेना। हैस, कौन सी साउंड है बेटा? हैस। हैस लॉ ऑफ, मैच नहीं करी ना? थैंक यू। मना करके देख, 2-3 बार और सुनाऊंगा।
नाम क्या है लॉ का? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन को समझते हैं चार लड़कियों की मदद से, अनीता, बबीता, क्यूटी और डोली। कौन? अनीता, बबीता, क्यूटी और डोली। तीनों, चारों पक्की दोस्त थी और दो में तो बहुत गहरी दोस्ती थी, अनीता और बबीता। दोनों भैया खूब पक्की बॉन्डिंग बना के बैठी हुई थी और इन्होंने इतनी सारी एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर रखी थी। दैट इज द एनर्जी व्हेन ए गेट कन्वर्टेड इनटू बी। अब बबीता ने अनीता से बात करना क्या कर दिया? बंद। अब अनीता को कोई काम है कि बबीता से बात करूं, तो अनीता को पता था कि क्यूटी जो है ना वो मेरी बात करवा सकती है। अब क्यूटी ने कहा ऐसे बात नहीं करवाऊंगी, पैसा लगेगा पैसा। तो इसने कहा कितने पैसे लगेंगे? इसने कहा डेल्टा H1। डेल्टा H1 का मतलब समझना, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। एंथैल्पी मतलब H, हीट, और 1 मतलब पहली स्टेप के लिए। अब क्यूटी ने पैसे तो ले लिए, अब क्यूटी का भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बबीता से, तो इसने ढूंढा, अरे डोली जो है ना ये बात करा सकती है। अब डोली ने कहा कि ऐसन दौड़ी पैसा लगेगा पैसा, तो इसने कहा कितना पैसा लगेगा? इसने कहा डेल्टा H2। अब डोली का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बबीता से। अब बबीता से इसने कहा बबीता अनीता बात करना चाह रही है, कह रहे ऐसे थोड़ी बात करूंगी, पैसा लगेगा पैसा। तो कितना पैसा लगा? डेल्टा H3 है। अब जब इसने पैसे मांगे किससे? क्यूटी से। क्यूटी ने कहा मैं तो इसी से लूंगी फिर, तो इसने इसी हिसाब से बजट लिया कि मेरे को डोली को भी देने और इधर भी बजट लिया। जब अनीता को पता चला कि भाई इससे बढ़िया तो मैं डायरेक्ट किससे बात कर लेती? बबीता से, उतना ही खर्चा तब आया और अब भी उतना ही खर्चा आया। मेरी बात समझ में आई? मान लो ऊपर इसका खर्चा हुआ 500 रुपए का, यहां खर्चा हुआ कितना? 100 का, 200 का और 200 का, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 500। यानी कि और दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। मान लो मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने लगातार 10 घंटे पढ़ाई की, यकीन नहीं हुआ? मत करो, करिए। अब वही पढ़ाई जो है इफ्रा ने की, पर इफ्रा ने की 2-2 घंटे के 5 स्टेप में, लेकिन टोटल पढ़ाई इसने भी कितने की? इफेक्टिवली बात करें तो 10 घंटे की पढ़ाई की, और मैंने भी कितने घंटे की पढ़ाई की? 10 घंटे की, लेकिन मैंने एक स्टेप में कर ली और गुड़िया ने 5 स्टेप में कर ली। यानी कि मेरे एक स्टेप की जो पढ़ाई का जो टाइम आवर है वो इसके 5 स्टेप के टाइम आवर के क्या है? बराबर है। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है और वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है, तो जो मल्टीपल स्टेप में एनर्जी लगेगी वही सिंगल स्टेप में लगेगी। समझ में आई बात? यही कौन कहता था? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। इफ अ रिएक्शन अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, देन द सम ऑफ ईच स्टेप, द टोटल सम ऑफ ईच एनर्जी ऑफ ईच स्टेप विल बी इक्वल टू द सिंगल स्टेप एनर्जी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि जो ये डेल्टा आर एच है, अब इस साइन का मतलब समझना, ये बिंदी जो लगाई इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब एंथैल्पी, आर का मतलब रीना नहीं रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन। तो क्या हुआ? स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन। दोबारा बोलो, स्टैंडर्ड चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। अब ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा H1 के प्लस में डेल्टा H2 के प्लस में डेल्टा H3 के। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो? पक्की बात। अब लेटिस एंथैल्पी चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही थी कि भाई लेटिस एंथैल्पी तो तब काम आएगी जब हमारे पास क्या हो? सेटियन और एनियन। बट सेटियन एनियन ऐसे ही थोड़ी तैयार हो जाते हैं, इनको बनाने के लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा? कैटायन ऐसे मार्केट में थोड़ी मिलते हैं भाई। कभी सोडियम पॉजिटिव ऐसे मिल जाएगा क्या? नहीं, सोडियम मेटल मिलेगा। क्लोरीन का क्लोराइड आयन में मिल जाएगी? नहीं, क्लोरीन गैस मिलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं उन्हीं से ही इनको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ कुछ नहीं आई? ये वाली बात समझ में नहीं आई? अब दोबारा समझा देते हैं कि सोडियम मेटल की फॉर्म में होता है, आयन की फॉर्म में तो नहीं होता ना, हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में होती है, क्लोराइड आयन की फॉर्म में तो नहीं होती ना, हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि पहले एक एटम बनाएंगे, फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब क्लोराइड एटम बनेगा। आ रही है बात समझ में? इतनी तो डन है। और ये वाला हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे? If a reaction occurs in multiple steps, then the total
change in enthalpy will be equal to the sum of enthalpy of each इंडिविजुअल स्टेप्स। बोलो हाँ या ना। हर एक इंडिविजुअल स्टेप की एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगा। डन। यहां तक कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़ा दिया मैंने अभी? लैटिस एंथैल्पी की टर्म समझा दी, आयोनिक बॉन्डिंग कब बनती है ये समझ में आ गया। हम लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कौन सी साइकिल पे जाना पड़ेगा? बॉर्न हैबर की साइकिल चलानी पड़ेगी। बॉर्न हैबर की साइकिल चलाने के लिए हमें कौन सा नियम पता होना चाहिए? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास टोटल एंथैल्पी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इंडिविजुअल स्टेप की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। डन। यहां तक की सारे टर्म क्लियर है। अगली एक टर्म और सीखेंगे, उसके बाद बॉर्न हैबर साइकिल तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। अगली टर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अगली टर्म है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यही टर्म मैं आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगी, तो भूलना नहीं इस टर्म को। सर इसको लिखते कैसे हैं? पहले बनाएंगे डेल्टा। क्या बनाएंगे बेटा? डेल्टा। छोटा सा बनाएंगे एफ। क्या बनाएंगे? छोटा सा एफ। यहां लिखेंगे डेल्टा एच और लगा देंगे ऊपर बिंदु। क्या लगा देंगे बेटा? बिंदु। अब इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन, या सिंपल कहें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहती है इसको समझना। इट इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड पर ध्यान देना, एनर्जी होती है ये, हीट एक तरीके की। इट इज द एंथैल्पी चेंज। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड, आयोनिक क्यों, 1 मोल ऑफ एनी compound is formed from its Carnot place नहीं है, constituent particle in their most stable state। कौन से स्टेट से बेटा? मोस्ट स्टेबल स्टेट। दोनों टर्म को समझना। देखो सोडियम की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। सोडियम सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? क्लोरीन गैस, Cl2। हाँ या ना? इन दोनों से जब मैं एक मोल कंपाउंड बनाऊंगा किसका? सोडियम क्लोराइड का, तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा उसी एंथैल्पी के चेंज को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब डिफरेंस समझना। ये मान लो x वैल्यू है। क्या वैल्यू है? x। अब डिफरेंस समझना बेटा। मान लो मैंने यहां पे क्या लिखा? Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट, Cl नेगेटिव गैसियस स्टेट, और इसके कॉम्बिनेशन से अगर मैं एक मोल कंपाउंड बना रहा हूं, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? स्टेबल स्टेट से बनाया तो क्या कहलाएंगे? और अगर कैटायन और एनायन से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। भगवान भैया बोल तो दे, नहीं तो वीडियो खराब हो जाती मेरी। आता है भैया, बच्चों को आता है। लैटिस एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? लैटिस। अभी तो पढ़ा है यार। थे काहे नाम यार ये? हाँ, करीना अरीना ये याद रहेंगे तेरे को। हाँ, लट्टू एंथैल्पी लो गई। अच्छा अच्छा ठीक है। लैटिस एंथैल्पी जब कैटायन और एनायन से बनाएंगे तो लैटिस एंथैल्पी, और अगर हमने किससे बनाया? उनके नॉर्मल स्टेट से बनाया, उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट से बनाया तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ या ना? समझ में आगे बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये स्टेट तो हमारी एग्जिस्ट करती है ना, ये वाली स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। हम यहां से यहां पर आएंगे और वहीं पर हमारी बॉर्न हैबर साइकिल काम करेगी। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है? डन। चलो अब देखते हैं जो पैदा हुई थी उस साइकिल के बारे में, बॉर्न हैबर साइकिल।
ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, छोटी सी बात करेंगे। देखो हमारे पास सोडियम है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास, अच्छा बाबू यहां पे क्लोरीन के एटम कितने हैं? एक। जोर से बोला करो यार, आवाज तो है, माइक यहां लगा पड़ा है। हाँ एक। यहां क्लोरीन के एटम कितने हैं? दो। और यहाँ पे मोल कितने बनने चाहिए? हमेशा एक। एक से ज्यादा मोल बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी वो। अगर एक से ज्यादा बनाए तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। फिर एक से ज्यादा नहीं बनेगा, यानी कि यहां नंबर एक से ज्यादा नहीं होगा, उसको तुम्हें यहां बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे एक मोल, तो क्लोरीन के एटम कितने? यहां पे एक। यहां पे कितने? दो को एक कैसे बनाते हैं? दो से डिवाइड करके। यानी कि यहां पे क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी? हाफ। क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी? हाफ। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो आओ बॉर्न हैबर साइकिल में। प्यारे बच्चों नमक तो हमने दोनों ही केसेस में बनाया ना, नमक तो यहां भी बना है और नमक तो यहां भी बना है, लेकिन यहां बना है मोस्ट स्टेबल स्टेट से और वहां बना है कैटायन और एनायन से। आप देखो इधर ध्यान से, बात समझ में आ गई यहां तक? ये जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी का नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये है अनीता और ये है बबीता। अब अनीता की लड़ाई हो गई बबीता से। अब अनीता क्या करेगी? क्यूटी से बात करेगी, डोली से बात करेगी, ईना से बात करेगी या फलीना से बात करेगी? कई भी हो सकते हैं, डोली भी हो सकती है, आगे एलिना भी हो सकती है और फेलिना भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। यहां पे हमारे पास सोडियम क्या है? गैसियस स्टेट में। क्लोराइड क्या है? गैसियस स्टेट में। और इससे हमारा नमक जब बनेगा तो यहां पे जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे? लेटिस एंथैल्पी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही तो बता रहा हूं आधे घंटे से, आगे देखो। पर अब मुझे यहां सोडियम सॉलिड से कहां पर आना है? सोडियम के कैटायनिक फॉर्म में। तो पहले तो सोडियम सॉलिड है, पहले तो इसको मैं गैस बनाता हूं। ले भैया उबल, हमने दे दी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या दे दी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लड़का सॉलिड था, लड़के को क्या बना दिया? गैस बना दिया। उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, अब ये उड़ रहा है। अब बेटा अब रुक, अब बताता हूं मैं तेरे को। अब मैंने क्या किया? चल एक इलेक्ट्रॉन को भगा, क्योंकि गैसियस एटम में से ही मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। आयनेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन को याद करो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम। पहले तो ये सबके साथ चिपक के बैठा हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। कहते मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बोले अरे भैया बैठे हैं मेरे सारे, इतने सारे, बहुत सारे एटम बैठे होंगे सॉलिड स्टेट में। तो मैंने कहा रुक, तेरे को पहले अलग करता हूं। गैसियस स्टेट में लिया है, गैसियस स्टेट में एटम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं। अब मैंने एक एटम को पकड़ लिया, ला, और इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को फटाक से निकाल दिया। बोलो हाँ या ना? अब ये एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? आयनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। मर जाओ, पॉजिटिव दे रहे भैया, एनर्जी दे रहे, कैसे नेगेटिव हो जाएगी भैया? दे रहे हैं। सब्लिमेशन बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? अच्छा छोड़, तेरा एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव। तो सब्लिमेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ नहीं, तेरा एटीट्यूड कैसा है? देन कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्लोरीन यहां पे कैसे बैठी हुई है बेटा? Cl2। Cl2 माने क्लोरीन कभी भी अकेले बाजार नहीं जाती, मम्मी ने मना कर रखा है। मौसी की लड़की को साथ लेके जाएगी, ट्विंस दोनों चले गए। Cl लेकिन ये दोनों साथ जा रही हैं। मुझे तो क्या चाहिए? सिंगल एक एटम। तो पहले मुझे इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी? दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी। दोस्ती क्या करवानी पड़ेगी बेटा? तोड़वानी पड़ेगी। दोस्ती किस वजह से होती है? बॉन्डिंग की वजह से। तो पहला काम मेरा यही होगा कि मैं इनके बीच के बॉन्ड को क्या कर दूं? तोड़ दूं। वर्ड पे जाना ध्यान से, बीडी, वो वाली नहीं, बीडी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट ये बॉन्ड टूटेगा एक मोल का, तो ये होगी। अब मोल मेरे पास कितने हैं? हाफ। भाई एक होगी तो इतनी एनर्जी लगेगी, और अगर हाफ है तो कितनी लगेगी? इसका क्या कर दूंगा मैं? हाफ कर दूंगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी समझना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं।
और बॉन्ड भी कितना, 1 मोल। कितने मोल, 1 मोल। लेकिन अभी मेरे पास कितने मोल है प्यारे बच्चे, हाफ। तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा, हाफ से। यहां पे कितना मोल था बेटा, 1 से डिवाइड करने का तो तुक नहीं बनता ना। यहां पे भी मोल कितना, 1, तो 1 चलेगा। बोलो हाँ या ना। तो अब मेरे पास क्लोरीन कौन सी फॉर्म में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, Cl फॉर्म में आ गया। आ गया ना। क्या मुझे यहां सब्लिमेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी क्या, नहीं, लड़का पहले से गैसेस स्टेट में, लड़का पहले से गैसेस स्टेट। बस अब मुझे इसको पकड़ना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को डालना है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में डालूंगा, तुम्हें अच्छे से पता है द एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे एटीट्यूड के लोगों से बचकर रहना चाहिए, नेगेटिव। तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। हाय बचना चाहिए ना नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव है। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है क्लोरीन की, नेगेटिव। ग्रुप 17 एलिमेंट की सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आ रही है बात समझ में, बोलो हाँ या ना। अनीता किस में कन्वर्ट हो गई, बबीता में। बबीता क्यूटी में। यहां पे अनीता बबीता में, बबीता से अब क्यूटी, क्योंकि अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अब दोनों क्या बन गए, कैटायन। दोनों क्या बन गए, कैटायन एनायन बन गए। अब दोनों कंबाइन होंगे और जो एनर्जी इस दौरान रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी। और डायरेक्ट बनेगा तो एनर्जी कितनी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि जो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी है वो इन सभी इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। यही तो अनीता बबीता में डोली में हमने सीखा था। ये देखो इधर, यही तो सीखा था कि जो ये एनर्जी होगी वो इन इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि भैया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, सब्लिमेशन। यार बोला करो यार, तुम बोलते नहीं हो। सब्लिमेशन प्लस में आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस में लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, हाँ या ना, समझ रहे हो बाकी बात। अब मुझे बताओ कौन सी एनर्जी बढ़ी है, जे या जे। खून मत पियो मेरा जबरदस्ती का, यही बड़ी होगी यार। सबको जोड़ के ये ज्यादा नहीं आएगी क्या, साइंटिस्ट बन रहे हो इसमें भी। हाँ नहीं तो यार, हाँ समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत यहां तक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में तो नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है थर्मोडायनेमिक्स में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलेटेड था तो मैंने तुम्हें बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक असली चीज आप देखो, लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो अगली हेडिंग हमारी जाएगी क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, समझना ध्यान से। अब हम कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात करना। आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड की तो बात कर रहे हैं ना। आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक होता है सर सेटियन और दूसरा होता है एनियन। कोई दिक्कत, सेटियन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एनियन पे चार्ज होता है नेगेटिव। मान लो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस R। तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो किसके इक्वल होगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फोर्स होगी Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R का स्क्वायर। इकोलॉम्बिक लॉ ऑफ फोर्स अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, Q1 Q2 और R, चार्जेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर एक कैटायन और एनायन के बीच में साइज
डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो लैटिस एंथैल्पी भी कम होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो हाँ या ना? नहीं, देखा ये कॉन्फिडेंस है। लैटिस एंथैल्पी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? मान ले मेरे ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और तेरे ऊपर कम पॉजिटिव, तेरे पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो हम दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे एक दूसरे को? करेंगे ना, और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज उधर भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। चार्जेस जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा। डन। लेकिन अगर मान लो डिस्टेंस ज्यादा है दोनों चार्जेस के बीच में, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल ये लिया, एक चार्ज पार्टिकल ये लिया, इनको मैं पास लेकर आऊंगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी ना, अपोजिट चार्जेस है, और दूर लेकर जाऊंगा तो अट्रैक्शन घटेगी। ठीक। अब यहां पर एक कैटायन है जिसपे 2+ चार्ज है और नीचे एक कैटायन है जिसपे +1 चार्ज है। ठीक है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, +2 वाला या +1 वाला? +2 वाला, क्योंकि उस पर चार्ज क्या है? ज्यादा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा मैं। यानी कि इनका ज्यादा क्लोज होना और चार्जेस ज्यादा होना लैटिस एंथैल्पी को क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। और मान लो मैं कह रहा हूं कि एक कैटायन और एक एनायन पे चार्जेस ज्यादा है, तो दोनों क्लोज क्लोज रहेंगे ना, उन दोनों को दूर करना मुश्किल होगा ना। दूर करना क्या होगा? मुश्किल। दूर करना मुश्किल होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसको पानी में डालना चाहूं या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डालना चाहूं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि सोलिबिलिटी उसके उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? सोलिबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई, एक मिनट रुक जाओ बेटा, समोसा पार्टी का फोन है। हेलो, वो है लोन दे रहे बिना बात का। भाई इधर ध्यान दे। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी मान लो किसी की ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक कैटायन और एक एनायन दोनों एक दूसरे के क्या है? क्लोज। उनको दूर करना क्या हो गया? मुश्किल। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने से सोलिबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। अगर किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन और इस फोर्स के बिहाफ पर मैं एक बात ये तो कह सकता हूं कि जो लैटिस एंथैल्पी है, कौन सी एंथैल्पी बेटा? लेटिस एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई? अब मेरी बात को जवाब देना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हम, छोटी छोटी बात कर रहे हैं। देखो अब मैं कहता हूं कि मेरे पास लिथियम क्लोराइड है। भाई ध्यान नहीं दे रहा तू इधर? बिल्कुल ध्यान नहीं है, मोए ना लग रहा। ये है MgCl2 और ये है बेटा AlCl3। AlCl3 तीन है मेरे पास मॉलिक्यूल, और मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इसके अंदर किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? अब कैसे पता चले सर? यहां पर लिथियम पे चार्ज कितना है? अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम पे चार्ज कितना है? +1। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? +2। और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? +3। अब क्लोराइड तो सब में कॉमन है ना, लेकिन क्लोराइड को सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? आलू। आलू माने एल्यूमिनियम। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज क्या है? सबसे ज्यादा है। तो लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ईमानदारी से बता दो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हम। एल्यूमिनियम क्लोराइड की। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, दिमाग लगा गया। अगर तू बोल देता आलू क्लोराइड तो दिक्कत हो जाती। ठीक, तो इस डायरेक्शन में मेरी क्या होगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी। हाँ या ना? जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा वो कौन सा गाना गाएंगे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब कौन साथ नहीं छोड़ेगा? ये कहेगा भाई मैं नहीं छोड़ने वाला क्लोरीन का साथ। तो सोल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा बेटा? लिथियम क्लोराइड। और सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है? ज्यादा। चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? ज्यादा। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो सोल्युबिलिटी क्या है? कम। तो यहां पे याद रखेंगे अगली टर्म,
सोलिबिलिटी, अरे स्पेलिंग पे ना जाओ, भावनाओं पे जाओ। सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एंथैल्पी, समझ रहे हो? तो लेटेस्ट एंथैल्पी और सोलिबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है बेटा? अपोजिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अगली चीज पकड़ते हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बातें करते हैं। अगला बी, देखो गुड्डू, यस वेरी गुड। जैसे मैंने लिखा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसके कौन नीचे आता है? पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सारे के सारे हैं कि नहीं? अब सब में क्लोरीन तो क्या है? कॉमन। लेकिन क्लोरीन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा कौन? कौन? मुझे बताओ इनमें सब, हाँ सही पकड़े हैं। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे सबसे ज्यादा पेट किसका भारी है? पेट भारी मतलब शेल नंबर सबसे ज्यादा कहां पर है? सी एस, इसमें सीजियम में, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो होते हैं वो साइज क्या होता है? इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक बात तो फिक्स होगी कि एनायन का साइज क्या है? फिक्स है। लेकिन कैटायन का साइज जो लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। अब सब पे चार्ज भी सेम है। जब चार्ज सेम होगा तो हम क्या देखेंगे? डिस्टेंस। और डिस्टेंस किससे चेंज होगी? अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस दोनों आयन में बढ़ जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे कम लैटिस एंथैल्पी किसकी है? LIC ना कर दूं मैं तेरी? LICL अभी खुद तो बताया तूने 2 मिनट। सीजियम की भैया, उसके डिस्टेंस बढ़ गया ना, आयन का साइज बढ़ गया ना, आयन का साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, एंथैल्पी घटेगी, एंथैल्पी घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी बताओ? सीजियम, सीजियम क्लोराइड। एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? LICL, लिथियम क्लोराइड की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायन का साइज सबसे छोटा है। कैटायन का साइज छोटा है तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बताओ, डाउन द ग्रुप जाएंगे, लैटिस एंथैल्पी को घटाएंगे, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? सीजियम क्लोराइड। और कम सॉल्युबल कौन होगा? लिथियम क्लोराइड। लैटिस एंथैल्पी लिथियम क्लोराइड की ज्यादा होगी, इसकी कम। डन है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अगला पंगा लेते हैं। लेट्स हैव नेक्स्ट पंगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। मजा आ रहा है? हाँ। अब देखो बेटा, यहां पे कैटायन का पेट एक जैसा है कि नहीं है? कैटायन का साइज क्या है? सेम। सोडियम 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 सोडियम, ना 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 ना। अब फ्लोराइड, यहां पे कौन है? फ्लोराइड। यहां पे कौन है? फ्लोराइड। यहां पे कौन है? ब्रोमाइड। यहां पे कौन है? आयोडाइड। बताओ किसका आयोनिक साइज ज्यादा होगा? आयनिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा, साइज कम तो साइज बढ़ा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी लैटिस एंथैल्पी कम, लैटिस एंथैल्पी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो लैटिस एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी? सोडियम आयोडाइड की। ये हमारी अनीता, ये हमारी बबीता, ये हमारी क्यूटी और ये हमारी डोली। बताओ पानी में कौन घुल जाएगी? अनीता, बबीता, डोली या क्यूटी? पानी में कौन घुलेगी? डोली। डोली को नहाना पसंद है, ठीक। और कौन नहीं टूटेगी बिल्कुल भी? अनीता। अनीता, क्योंकि अनीता की एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि उसमें एनायन का साइज क्या है? कम है। याद रखना है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। गुड्डू बोल। अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ, और अगर डिस्टेंस कम हो जाती है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है। डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही है, उससे लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम आयोडाइड, दो चीज आ गई। या मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारी है अनीता और ये हमारी बबीता।
अब यहाँ पे तो सर दोनों पंगे आ गए, चार्ज भी चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, क्लोराइड पे -1, ठीक है सर। यहाँ पर क्या है? +2, और यहाँ पे क्या है बेटा? ब्रोमाइड है। अब ब्रोमाइड का साइज भी चेंज हो रहा है, ब्रोमाइड का साइज चेंज हो रहा है, ब्रोमाइड का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो सर यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? तो दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, साइज भी चेंज हो रहा है और चार्ज भी चेंज हो रहा है। जब भी कभी ऐसा केस हो जहां साइज भी हो और चार्ज भी चेंज हो रहा हो, तो वहां पर हमेशा चार्ज को डोमिनेट करेंगे। किसको डोमिनेट करेंगे? चार्ज को। तो चार्ज किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो अनीता और बबीता में लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? बबीता की। आर यू गेटिंग मी? नहीं आई बात समझ में? आ गए। तो जब भी चार्ज और साइज में डिफरेंस आएगा या कंपैरिजन आएगा, तो आप किसको प्रेफर करोगे बेटा? पहले चार्ज को। लाइट जल रही है? मैं डूब जाता, मैं बता रहा हूं। जल रही है ना हरी बत्ती? हाँ, मेरी लाल बत्ती हो जाती। चलो डन, मजा आ गया। तो यहां पर आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने लैटिस एंथैल्पी डिस्कस की, हमने बॉन्ड हेबर साइकिल डिस्कस की, हमने जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस किया, हमने एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं लैटिस एंथैल्पी वो डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने वो फैक्टर्स भी देखे जो आयनिक बॉन्डिंग को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग को करने में, बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको सेव कर देते हैं। Why not? Let me save it first, and then you can download the PDF also here if you have internet. Yes. Yeah, please. No, I can't send it. You can scan it. Yeah, scan it.